पूरा परिवार गरीबी के कारण काफी संघर्ष में जुटा हुआ था। दिया, जो अपने गरीब पति नीलेश, बीमार बूढ़ी सास मेनका, ससुर हरिया और नंद कविता के साथ अपने छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े में बैठी सबके साथ बासी रोटियां और चटनी खा रही थी। जी, घर में राशन ही नहीं रहा, फिर हम कब तक बासी रोटी और टमाटर की चटनी खाते रहेंगे। अब तो आप कहीं से पैसों की व्यवस्था करके राशन ले आइए। कहाँ से लाऊं राशन दिया? मेरे पास एक पैसा नहीं है। बीते दिनों से मेरा एक भी पापड़ नहीं बिक रहा है। माँ की भी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। इनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पूरा परिवार गरीबी से बेहद परेशान हो चुका था। कैसा बेटा, कैसा पति और कैसा भाई हूँ मैं। इस मुश्किल घड़ी में भी मैं अपने परिवार को कोई सहारा नहीं दे पा रहा हूँ। भगवान जी, आखिर क्यों हम इतने गरीब हैं? क्यों हमारे सुख भरे दिन नहीं आ रहे? नीलेश और उसके परिवार वाले एक छोटे से गांव में अपने छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहे थे। नीलेश उसी गांव में कच्चे पापड़ बेचने का कारोबार करता है। बीते कुछ दिनों से उसकी कमाई नहीं हो रही थी और मेनका एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। अगले दिन गर्मी का मौसम था। गर्मी के कारण इस छोटे से घर में सबको बहुत परेशानियां हो रही थी। इस गर्मी ने तो हम गरीबों पर कहर मचा रखा है। गर्मी के कारण रात भर नींद भी नहीं आ रही। जी, मैंने सारे पापड़ टोकरी में रख दिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं पापड़ बेच कर आता हूँ। आज पूरी कोशिश करना जी कि कुछ पैसे आ ही जाए। हाँ दिया, पूरी कोशिश करूँगा कि आज मेरी कुछ कमाई हो जाए। कमाई ना होने से नीलेश और उसके परिवार वाले बीते दिनों से बासी खाना खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। तभी नीलेश पापड़ का टोकरा अपने सिर पर लेकर गांव में आता है। पापड़ ले लो, चावल के ताजे और अच्छे पापड़ ले लो। केवल 30 रुपए में 100 पापड़ ले लो। नीलेश गांव की गलियों में कड़ी धूप में इधर उधर घूमने लगता है। दोपहर का समय नीलेश एक पेड़ के नीचे बैठा था। सुबह से दोपहर हो गई, आज भी एक भी पापड़ नहीं बिका। इस गांव में करने लायक दूसरा कोई काम भी नहीं है, वरना मैं ये पापड़ का कारोबार ही बंद कर देता। अब शाम तक घूमने के बाद भी नीलेश के पास से कोई भी पापड़ नहीं खरीदता। बहरहाल अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। नीलेश की अब कभी रोज की 20 रुपए की कमाई होने लगी तो कभी 30 रुपए की, जिस कारण उसके परिवार वाले पेट कूट काट कर भूखे रहकर अपना जीवन बिताने लगे। एक रात सब गर्मी से परेशान घर के आंगन में बैठे थे। यहाँ आंगन में भी तो बैठा जा रहा है, वरना घर के अंदर तो गर्मी के कारण दम घुट रहा है। बाबा, माँ ने 8 दिन से दवाई नहीं खाई है। मैं शीला काकी से कुछ पैसे उधार लेकर आऊं क्या? माँ को दवाई लेना बहुत जरूरी है। कविता, इस बार तो उधार पैसे लेकर हम माँ जी का दवाई ले आएंगे, पर अगली बार हम क्या करेंगे? हर बार तो कोई हमें पैसे उधार नहीं देगा ना। तो क्या करे फिर भाभी? माँ को ऐसी तकलीफ में पड़े रहने दे। भाई की एक पैसे की कमाई नहीं हो रही। पता नहीं ये कैसा बुरा संकट आ गया हमारे परिवार पर। पहले भाई की कमाई इतनी ज्यादा होती थी और अब देखो तो एक पैसे की भी कमाई नहीं हो रही है भाई की। अपने ऊपर आई इस गरीबी को देखकर दिया और उसके परिवार वाले काफी दुखी हो जाते हैं। अगले दिन माँ बाबा, मैं शहर चला जाता हूँ काम करने, क्योंकि अब यहाँ रहकर तो ना कोई कमाई हो रही है, ना ही मेरे पापड़ बिक रहे। शहर में आप कहाँ रहेंगे जी? वहाँ काफी सस्ते मकान मिल जाते हैं दिया। अब यहाँ रहकर ऐसे परेशानी में जीने से तो अच्छा है कि मैं शहर जाकर काम करके अच्छे पैसे कमाऊं, और शायद ऐसा करने से हमारी गरीबी दूर हो जाए। परिवार के बिगड़ते हालात देखकर नीलेश उसी समय शहर जाने के लिए घर से निकल जाता है। 2 दिन बाद नीलेश को शहर में काम तो मिल रहा था, पर वहाँ रहने के लिए सस्ता मकान नहीं मिल रहा था। इसीलिए नीलेश वापस अपने गांव, अपने घर आ जाता है। शाम का समय। समझ नहीं आ रहा क्या करे। शहर में काम है, पर वहाँ मकान का किराया इतना ज्यादा है कि सारी कमाई ही मकान के किराए में चली जाएगी, और यहाँ गांव में एक पैसे की कमाई नहीं हो रही। जी, अगर आप सबको ठीक लगे
तो क्या मैं शरबत का कारोबार करूं? बहू, शरबत का कारोबार कहाँ चलता है? चलता है माँ जी, चलता है। अभी गर्मी का मौसम है और इस मौसम में शरबत का कारोबार बहुत चलता है। मेरे मायके में हम इन दिनों में शरबत ही बेचने का काम करते थे। वो सब तो ठीक है दिया, पर शरबत का कारोबार शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? जी, इस कारोबार में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, काफी सस्ते में ये कारोबार शुरू हो जाता है। अगर ऐसा है तो ये भी करके देख लेते हैं। बहू, मेरे पास ये चांदी की अंगूठी है जो मैंने सालों से संभाल कर रखी है, तू इसे बेच दे। तभी मेनका अपनी चांदी की अंगूठी दिया को दे देती है और अगले दिन दिया उसे बेच देती है, जो 500 रुपए की बिकी थी। अंगूठी तो केवल 500 रुपए की ही बिकी है। अब इतने कम पैसों में मैं कैसे शरबत का कारोबार करूंगी? कोई नहीं, मैं इतने ही पैसों से इस कारोबार की शुरुआत करती हूँ। तभी दिया 500 रुपए में शरबत बनाने की सारी सामग्री लेकर आती है। शरबत का सामान रखने के लिए हमें एक ठेले की जरूरत पड़ेगी। मैं शामू काका का ठेला लेकर आता हूँ। वो 10 रुपए रोज के किराए पर अपना ठेला देते हैं। तभी नीलेश एक ठेला किराए से लेता है और दिया के साथ सारे बर्तन और शरबत का सामान ठेले पर रखकर गांव में आता है। शरबत ले लो, दूध का ताजा बना ठंडा शरबत ले लो, शरबत ले लो। दिया ने दूध का शरबत बनाया था। तभी 2 आदमी उसके पास आते हैं। अरे भाई, कितने का है एक गिलास शरबत? केवल 10 रुपए का है एक गिलास शरबत साहब। अच्छा, हमें 2 गिलास शरबत दे दीजिए। गर्मी इतनी कड़ाके की हो रही है कि पूरा गला सूखे जा रहा है। तभी दिया अपने मिट्टी के मटके से बनाए अपने दूध के शरबत को 2 गिलास में दोनों ग्राहक को दे देती है। वाह, ये शरबत तो बड़ा ही मजेदार और ठंडा है। दोनों ग्राहकों को दिया का शरबत काफी पसंद आता है और दोनों उसे पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। वाह दिया, लोगों को तो हमारा शरबत काफी पसंद आ रहा है। जी, ये शरबत बनाना मैंने अपने माँ से सीखा था। मेरी माँ भी ऐसे ही बढ़िया शरबत बनाया करती थी। बस अब इसी तरह हमारे पास ग्राहक आते जाएं और हमें भी हमारा शरबत अच्छा लगते जाए। थोड़े समय बाद दिया के पास कुछ ग्राहक और आते हैं और वो भी दिया से शरबत खरीद कर पीते हैं। दिया का शरबत काफी स्वादिष्ट था और ऊपर से गर्मी का मौसम चल रहा था, इसीलिए लोग अच्छी मात्रा में दिया के पास आकर शरबत पीने लगते हैं। शाम का समय दिया के पास का सारा शरबत बिक जाता है। देखो दिया, हमारा शरबत पूरे 800 रुपए का बिका है। हमें पूरे 300 रुपए का मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना कि ये कारोबार बहुत चलेगा। हमारे गांव में कहीं भी शरबत की दुकान नहीं है, इसीलिए मुझे शरबत का कारोबार करने का उपाय सूझा था। बहुत बढ़िया उपाय सूझा था तुम्हें दिया। चलो अब घर चलते हैं और इन सारे पैसों का शरबत बना लेंगे। दोनों घर आते हैं और सबको अपनी कमाई बताते हैं। उसके बाद अगले दिन से दिया और नीलेश फिर से दूध का शरबत बनाकर गांव में लेकर आते हैं और सारे दिन में उसे भी बेच देते हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। दिया का शरबत गांव में रोज रोज खूब बिकने लगा और अपनी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पर दिया दूध के शरबत के साथ साथ दूसरे और भी तरह के शरबत बनाकर बेचने लगी। एक शाम सब घर में बैठ के शरबत बना रहे थे। दिया, मैं शामू काका से एक ठेला और किराए से ले लेता हूँ। अब हम दोनों अलग अलग ठेले पर शरबत बेचेंगे। तुम गांव के एक स्थान पर शरबत बेचना और मैं किसी और इलाके में जाकर शरबत बेचूंगा। इससे हमारी दुगुनी कमाई होगी। वैसे बहू, तू सच में बहुत ही चतुर दिमाग वाली है। क्या बढ़िया सुझाव निकाला है तूने। बढ़िया काम है ये। गर्मी के मौसम में जो चलता है वही कारोबार करने का तुझे उपाय सूझा। वाह, आज तेरी ही वजह से हमारे घर में इतने पैसे आ रहे हैं और हम इतने महीनों बाद अच्छा खाना खा पा रहे हैं। मेनका, बहू बेटियों को ऐसे ही घर की लक्ष्मी नहीं कहते। बहू बेटियां घर में जब आती हैं तो अपने साथ लक्ष्मी भी लेकर आती हैं। सब दिया के इस काम की बड़ी तारीफ करते हैं। भाई, आप अलग ठेले पर शरबत बेचोगे तो कल से मैं भाभी के साथ शरबत बेचने जाऊंगी। हम दोनों मिलकर शरबत बेचेंगे। अगले दिन नीलेश एक ठेला लाकर उस पर शरबत लेकर गांव में चला जाता है और एक ठेले पर शरबत लेकर
कविता और दिया गांव के दूसरे इलाके में चले जाते हैं। अब इसी तरह गर्मी के पूरे महीनों में दिया और उसके ससुराल वाले शरबत का कारोबार करने लगे और कुछ ही महीनों में वो शरबत बेचकर लाखों रुपए की कमाई कर लेते हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक शाम सब घर में बैठे थे। दिया ने अपने घर की अच्छी खासी मरम्मत भी करवा ली थी। गर्मी का मौसम तो गया, अब हमसे कोई भी शरबत नहीं खरीदेगा। जी आप चिंता क्यों करते हैं, हमने शरबत बेचकर पूरे 3 लाख रुपए कमाए हैं ना। हम उन पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। सुना है ढाबे पर अच्छी कमाई होती है। सही कहा बहू, मेरा एक दोस्त है जो शहर में रहता है, वहाँ उसका भी एक बड़ा सा ढाबा है। वो भी ढाबे पर रोज के हजारों रुपए कमाता है। बहू जो भी उपाय बता रही और जो भी काम करने का सोच रही है, उसमें इसे सफलता जरूर मिलेगी। बहू तू कर ढाबे का काम। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य इस काम के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद नीलेश दिया गांव में एक छोटी सी दुकान खरीदकर उसमें अपना ढाबा खोल लेते हैं, जिसके बाद दोनों का ढाबा भी खूब चलने लगता है और लोग अच्छी मात्रा में आकर उनके ढाबे पर खाना खाने लगे, जिसके बाद दोनों की रोज की हजारों रुपए की कमाई होने लगी, जिसके बाद दिया के ससुराल की सारी गरीबी दूर हो जाती है और सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने अपनी सूझबूझ से केवल 500 रुपए में कारोबार शुरू करके इतनी कामयाबी हासिल की। दोस्तों काम चाहे छोटा हो या बड़ा, बस उसे करने की हमें लगन होनी चाहिए। फिर देखिए कैसे आपको उस काम में सफलता मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही नई किसी और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अच्छे काम करते रहिए। बहू प्राची लगातार हेडफोन लगाकर खाना बना रही है। वो गाने सुन रही है और उसे बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। उसकी सास हॉल में बैठी उसे आवाज लगा रही है, बहू खाना बन गया क्या, तो मुझे दे दो। लेकिन प्राची के कानों में हेडफोन्स लगे हैं, जिसकी वजह से उसे आवाज नहीं आती। बहू क्या कर रही हो, खाना बन गया क्या? लेकिन बहू कोई जवाब नहीं देती। सास को उठकर खुद ही आना पड़ता है और वो देखती है कि बहू के कानों में तो हेडफोन लगे हैं। वो डांस करते हुए खाना बना रही है। अच्छा, तो इसलिए मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं जा रही है। तुमने कानों में हेडफोन जो ठूस रखे हैं। बहू को अभी भी सुनाई नहीं देता। सास बहू के कान से हेडफोन निकाल लेती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपने मेरे हेडफोन क्यों निकाल दिए? तो फिर क्या करूं? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। कितनी बार समझाया है, काम करते समय हेडफोन मत लगाया करो, लेकिन सुनती ही नहीं हो। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना मुझे हेडफोन लगाकर काम करने की आदत है। बिना गाना सुने मैं नहीं रह सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी इस आदत के चलते हमें तो परेशानी होती है ना। अरे कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, खाना बना कि नहीं, लेकिन तुम्हारे कानों में ये हेडफोन जो लगे हैं ये तुम्हें आवाज कहाँ आने देंगे। खाना बन गया है मम्मी जी, आपका लगा देती हूँ, आप जाकर हॉल में बैठो, लेकर आती हूँ। सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बहू अपने कानों में फिर से हेडफोन लगा लेती है। अगले दिन सुबह प्राची का पति नहा रहा होता है और देखता है कि साबुन खत्म है। वो अपनी पत्नी प्राची को आवाज लगाता है, लेकिन उसके कानों में तो हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए उसे सुनाई नहीं देता। प्राची मुझे साबुन देना, बाथरूम में साबुन खत्म हो गया है। प्राची आराम से हेडफोन लगाकर मोबाइल में वीडियो देख रही है और उसे आवाज नहीं आती। उसका पति फिर से आवाज लगाता है, प्राची सुन रही हो या नहीं, मुझे साबुन दे दो। प्राची आराम से वीडियो देखने में बिजी है और उसे सुनाई ही नहीं देता। गुस्से में उसका पति टेबल लगाकर बाहर आ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसी टेबल लगाकर क्यों बाहर आ गए? शर्म नहीं आती आपको? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, कब से आवाज लगा रहा हूँ, लेकिन तुम हो के सुनने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्या बोला आपने? उसका पति देखता है कि उसके कानों में हेडफोन लगे हैं और उसे और गुस्सा आ जाता है। सुनाई तो तब देगा ना जब ये हेडफोन्स तुम अपने कानों से निकाल दोगी। कब से आवाज लगा रहा हूँ, मुझे साबुन दे दो, साबुन दे दो, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। प्राची अपना एक हेडफोन निकालती है
वो मैं एक वीडियो देख रही थी, बस इसलिए हेडफोन लगा रखा था। आप ऐसे ही बाहर क्यों आ गए हो? क्या आपको कुछ चाहिए? हे भगवान, मैं क्या करूं? ऐसी बीवी का 50 बार बोल चुका हूं, मुझे साबुन दे दो। बाथरूम में साबुन खत्म हो गया है। अब तुम देती हो या मैं खुद नीचे आकर लेकर जाऊं? नहीं, आप टावर लगाकर कहाँ नीचे जाएंगे? आप रुको, मैं लेकर आती हूँ। प्राची उठकर चली जाती है और उसका पति उससे गुस्से में देख रहा होता है। दिन में दरवाजे की घंटी बजती है। सास दरवाजा खोलती है। सामने उसकी 2 सहेलियां खड़ी है। उन्हें देखकर सास बहुत खुश हो जाती है। अरे तुम दोनों, क्या बात है, कितने दिनों बाद यहाँ आई हो? तुम्हें तो याद आती नहीं है। हमने सोचा कि तुमसे मिलने आ जाते हैं। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। आओ अंदर आओ। वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी सास बहू को आवाज लगाती है। प्राची, बहू जरा 2 गिलास पानी ले आना। देखो मेरी बहुत पुरानी सहेलियां आई हैं। हम तुम्हारे बेटे की शादी में भी नहीं आ पाए थे, तो हमने सोचा इसी बहाने बहू से मिलना हो जाएगा। और तुम बताओ कैसा चल रहा है सब? हाँ, सब बहुत अच्छा चल रहा है। कितने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, पता नहीं कितने साल हो गए। सास देखती है बहू अभी तक पानी लेकर नहीं आई है। दोनों सहेलियां भी इस बात का नोटिस करती है। बहू कहाँ हो बेटा? तुम 2 गिलास पानी लेकर आओ, घर में मेहमान आए हैं। लगता है तुम्हारी बहू आराम कर रही है। कोई बात नहीं, उसे आराम करने दो, हमें कौन सा जल्दी है। हम भी आज शाम तक यहीं रुकेंगे। नहीं, ये कोई आराम करने का वक्त थोड़ी ना है। जरूर किचन में बिजी होगी। असल में किचन थोड़ा पीछे है ना, तो वहाँ तक आवाज नहीं आती। तुम दोनों बैठो, मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ। सास अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होती है और गुस्सा आ जाता है और वो उठकर किचन में बहू के पास जाती है तो देखती है कि बहू ने हेडफोन्स लगाए हैं और बैठकर आराम से पूरी मूवी देख रही है। तुम यहाँ आराम से बैठी हो, पिक्चर देख रही हो, वहाँ मेरी सहेलियाँ कब से आकर बैठी हैं। बहू देखती है कि उसकी सास खड़ी है। वो एक हेडफोन निकाल कर सास से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, कुछ बोला आपने? हे भगवान, तुम्हारा क्या होगा? कब से बोल रही हूँ बाहर मेरी सहेलियाँ आई हैं, उनके लिए पानी लेकर आ, लेकिन तुम हो कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारे ये हेडफोन तो मेरे लिए दुश्मन बन गए हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक बना रही हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप चल कर बैठो मम्मी जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। जल्दी आ जाना, फिर से हेडफोन लगा कर मत बैठ जाना, वरना ऐसे में बच्ची कुची इज्जत में मिट्टी में मिल जाएगी। सास गुस्से में बोलकर चली जाती है और बहू हेडफोन लगाए हुए ही 2 गिलास पानी लेकर सहेलियों के सामने चली जाती है। जो ऐसे ही सहेलियों से देखती है वो हैरान हो जाती है। वाह मंजू, तुम तो बड़ी मॉडर्न बहू लेकर आई हो। तुम्हारी बहू तो हेडफोन लगा कर काम करती है। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारी सास की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सास की सहेलियां उनका मजाक बनाती है और ये बात सास को अच्छी नहीं लगती। जाओ बहू, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। बहू अंदर चली जाती है और सास को गुस्सा आ रहा है। रात में सास बहू की बहस हो रही है। तुम्हें पता है आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है मेरी सहेलियों के सामने? तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसमें बेइज्जती होने वाली कौन सी बात है मम्मी जी? मैं आजकल की लड़की हूँ, मुझे आदत है हेडफोन लगाकर काम करने की, इसमें गलत क्या है? तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। अब क्या हो गया? आप दोनों किस बात के लिए बहस कर रहे हो? और किस बात के लिए बहस होगी? तुम्हारी पत्नी ने आज मेरी सहेलियों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। उनके सामने भी ये हेडफोन लगा कर आ गई। तुम्हें पता है उन्होंने मेरा कितना मजाक बनाया। तुम्हें कोई तुम्हारी पसंद की चीज बंद करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन ये हर वक्त कानों में हेडफोन्स लगाकर रखना सही नहीं है। और फिर हम लोग तुम्हें आवाज लगाते रहते हैं और तुम सुनती ही नहीं हो। बहू हो तो क्या, अपनी पसंद की चीज करना बंद कर दो। प्राची, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हेडफोन का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? अब तो तुम कोई नादान बच्ची भी नहीं हो, किसी की पत्नी हो, इस घर की बहू हो। आप लोगों को तो बहाना चाहिए मुझे डांटने का और बातें सुनाने का। कुछ ना मिला तो बस मेरे हेडफोन को लेकर ही आप लोग शुरू हो जाते हैं। वही तो बात है बेटा, तुम समझते नहीं हो। बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए हैं और यह सब चीज तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक यही गंदी आदत है जिसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। बहू किसी की नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। सास और पति एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले दिन बहू हेडफोन लगाकर मशीन में कपड़े धो रही थी और साथ में गाना भी सुन रही थी। सास हॉल में बैठी हुई है और उन्हें कुछ बातचीत ठीक नहीं लगती।
इतना अजीब क्यों लग रहा है? सीने में भी दर्द हो रहा है। ओ प्राची, बहुत जरा इधर आना। प्राची ने हेडफोन लगाए हुए हैं, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो अपनी मशीन से कपड़े धोने लगती है। सांस को दर्द तेज होने लगता है और फिर वो आवाज लगाती है, हे भगवान, मुझे इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? बहू सुन, अरे सुन, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। बहू सुन रही हो ना? अरे मुझे सीने में दर्द हो रहा है। बहू को सुनाई नहीं देता, वो अपने काम में व्यस्त है। इधर सास का दर्द बढ़ जाता है और वो सोफे से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर प्राची का पति आ जाता है और देखता है कि उसकी माँ नीचे गिरी हुई है। वो जल्दी से अपनी माँ को उठाता है और प्राची को आवाज लगाता है, अरे मम्मी, आपको क्या हुआ? प्राची कहाँ हो? तुम जल्दी आओ प्राची। कुछ देर बाद प्राची अपना काम खत्म करके गाने सुनते सुनते हॉल में आती है। वो देखती है कि हॉल में उसकी सास सोफे पर लेटी है। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहा है और पति वहीं खड़ा है। ये देखकर वो डर जाती है। जल्दी से अपने कान से हेडफोन निकालती है। अरे मम्मी जी को क्या हुआ? ये डॉक्टर क्यों बुलाया है तुमने? इन्हें हार्ट अटैक आया था। वो तो अच्छा हुआ कि आपने समय पर मुझे बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। क्या हार्ट अटैक? लेकिन मम्मी जी तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे आ गया? मैं जब आया तब मम्मी नीचे गिरी हुई थी। मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई प्राची, लेकिन तुमने एक भी आवाज नहीं सुनी। जरूर तुम हेडफोन लगाकर बैठी हुई होंगी। प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कुछ नहीं कह पाती। तभी सास को भी होश आ जाता है। मम्मी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ था अचानक? आप बेहोश कैसे हो गई? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं बेटा, मैं टीवी देख रही थी और मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लगी और हल्का हल्का सीने में दर्द हो रहा था। मैंने बहू को कितनी आवाजें लगाई, लेकिन उसने एक ना सुनी। अचानक मेरा दर्द बढ़ने लगा और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये सुनकर तो पति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख लिया तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया, वरना कुछ भी हो जाता। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि हेडफोन लगाकर दिन भर मत घूमा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को खो देता। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने अगर हेडफोन नहीं लगाए होते तो मैं आपकी आवाज सुन लेती और समय पर डॉक्टर बुला लेती। ये तो भगवान का शुक्र है कि मनोज जी समय पर आ गए। आज के बाद मैं कभी भी हेडफोन लगाकर काम नहीं करूंगी, यहाँ तक कि अब हेडफोन कभी लगाऊंगी ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मम्मी जी, मुझे इस लापरवाही के लिए माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, गलतियां इंसानों से ही होती हैं और तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है। अब जो सीख तुम्हें मिली है उसे हमेशा याद रखना। हाँ मम्मी जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। रात में प्राची का पति और सास आपस में बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मम्मी, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करोगी। आपने तो प्राची को सच में ही डरा दिया। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं बेटा, और डॉक्टर साहब को तो थैंक यू बोलना। हमारे बोलने पर वो हमारे नाटक में शामिल हो गए। चलो, अब कम से कम बहू का हेडफोन से मोह तो छूट गया। पति और सास दोनों हंसने लगते हैं। इसी तरह कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।